Yes, today we will do Riesz lemma. So what the lemma states, इसमें दो points हैं. Riesz lemma. What the lemma says that x be a non-linear space over the field के x हमारे पास एक NLS है, ठीक है, and y is a proper subset of x not equal to, then if y is closed, अगर y closed है, if y is closed, then for a given epsilon greater than 0, there exists a point x naught belongs to x such that norm of x naught is equal to 1 and distance between x naught and y is equal to infimum of the difference between x naught and y, length का जो infimum है, where y is coming from y, it is greater than 1 minus epsilon. ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है. सो देखिए बेटा, प्रूफ इसका, प्रूफ ऑफ द लेमा. तो व्हाट द प्रूफ्स, कहां से शुरू करना है. पहले तो बेटा फिगर से सारी बातें क्लियर करें भी क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें प्रूव करना है. ये मैट्रिक्स भी हमें, वी हैव गिवन द नॉन-लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड के y इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ x. तो सबस्पेस है तो इसको भी मैंने ऐसे बना लिया, और y क्या है, क्लोज्ड है, राइट. अब देखो, जब हमने y इसका प्रॉपर सबस्पेस कह दिया, इसका मतलब y के अलावा हट के भी मैट्रिक्स स्पेस x में कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हमने पॉइंट यहाँ पे x ले लिया, ठीक है. अब इस पॉइंट का इनसे जो डिफरेंस है, यहाँ पे जितने y के पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियरली द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज द पॉइंट x इज नॉट लाइंग इन द. So how the distance is defined is equal to the distance between a point and its set. It is defined as the infimum of norm of x minus y, where y belongs to y. It is greater than 0. Definitely it is greater than 0. अब एक infimum की definition लगाएंगे. By definition of infimum, for eta greater than 0, there exists a point y not belongs to y. यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है y. बेटा ये जो डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट्स है ना, उसका x से डिस्टेंस है. जितने भी पॉइंट्स हमारे पास y में पड़े, उसमें से एक पॉइंट कौन सा है, y नॉट, y को बिलोंग कर रहा है, सच दैट y नॉट x के बराबर नहीं है, और x और y नॉट का जो डिस्टेंस है, इट इज लेस देन d प्लस ईटा. इट इज लेस देन d प्लस eta. तो नाउ ओके, y नॉट किसमें है, y नॉट किसको बिलोंग करता है, y को, और x जो है वो किसमें नहीं है, y में. दैट्स व्हाई y इज नॉट इक्वल टू x. यहां से ये क्लियर हो गया, y नॉट इज नॉट इक्वल टू x. तो इनफीमम, इनफीमम का मतलब होता है कि इन पूरे डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा है उसका नाम d है, ठीक है. इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा है जब हम उसका डिस्टेंस x से लेते हैं, तो वो जो आपके पास नॉर्म आ रहा है, दैट इज लेस देन g प्लस ईटा. दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इनफीमम. नाउ वी विल टेक अ वेक्टर x नॉट. अब x नॉट एक वेक्टर हमने लिया, x नॉट इज इक्वल टू x माइनस y नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस y नॉट, राइट. देन x नॉट बिलोंग्स टू x. क्यों? क्योंकि x और y नॉट जो है वो दोनों कहां से आ रहे हैं बेटा, x में से. वट एवर द पॉइंट यू आर टेकिंग, whether the point is coming from y, it means it is coming from x. So therefore इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसको बिलोंग करेगा, x को, क्योंकि x क्या है, एक लीनियर स्पेस है. तो बेटा अब आपने इसका नॉर्म निकाल लेना है. जब आप इसका नॉर्म निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1. नाउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, कंसीडर नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस y. तो ये कैलकुलेशन है, क्योंकि आप एंड में देखो क्या फाइंड आउट करना है, आपने प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन x नॉट और जो y है वो 1 माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा है. सो ये काइंड ऑफ कैलकुलेशन है जो पूरी की पूरी आप करेंगे. इसमें आप y की वैल्यू पुट करेंगे. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, व्हाट यू विल गेट, x माइनस y1 अपॉन नॉर्म
ऑफ x माइनस वाई नॉट, ये आ जाएगा। और y1 इसमें बेटा एक वेक्टर है y नॉट प्लस वाई नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट। सो वी आर लेफ्ट विद x naught minus y, its norm is equal to x minus y1 upon x minus y naught। अब पीछे से बेटा आप देखिए कि आपने x माइनस वाई नॉट का जो नॉर्म था वो था ग्रेटर देन डी प्लस सॉरी लेस देन डी प्लस ईटा। जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा वो आ जाएगा यहाँ पे डी प्लस ईटा। नाउ व्हाट इज x माइनस y1? व्हाट इज x माइनस y? x माइनस y जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी ये वेक्टर्स आ रही हैं ना, इस तरह के वेक्टर्स नहीं है, अब ये स्केलर्स हैं। इन स्केलर्स का जो इनफीमम है वो d के इक्वल है, और इनफीमम का नाम d है। इसका मतलब वन मेंबर, कोई भी एक मेंबर y1 के साथ अगर कोई मेंबर है तो उसका जो डिस्टेंस है वो इससे क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये इनफीमम है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल। आप साइड पे लिख देंगे बिकॉज x माइनस y1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d फॉर ऑल y1 बिलोंग्स टू y। इसकी जगह पे अब आपका आ जाएगा यहाँ पे d, राइट? सो इट इम्प्लाइज, अब आप इसको डिवाइड करेंगे जब, सो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस ईटा अपॉन डी प्लस ईटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस, डिवाइड करेंगे सो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका आप नाम रख देंगे एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन यू विल टेक ईटा अपॉन डी प्लस ईटा is greater than 0. So therefore after then you will take the infimum। अब आपने infimum लेना है, infimum लेके what you will get, इसी ही वेक्टर का आप क्या लेना है? infimum with respect to y belongs to y, और वो आपका क्या आ गया? 1 minus epsilon with respect to the condition that the length of x naught is equal to 1. So there exists a vector x naught belongs to x whose length is 1 and whose distance from the set y is greater than 1 minus epsilon. That's all. So इसका B part, that is quite easy beta, you can do by yourself. I am coming to the Riesz theorem. Second part beta totally first part के ऊपर ही based है। Now the what's the Riesz theorem states a normed space X is finite dimensional if and only if closed unit sphere in X is compact. So let's do the proof. क्या प्रूव करना है कि अगर कोई स्पेस फाइनाइट डायमेंशन है तभी होगी अगर उसमें क्लोज यूनिट स्फीयर क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया x क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल। ओवर द स्पेस, ओवर द फील्ड के, ठीक है जी। लेट a be a closed unit sphere in x, let a be a closed unit sphere in x, right? Then we have a beta corollary, then a is we have already done beta in space of finite dimension का topic whenever we have done, उसमें हमने prove किया था closed unit sphere is always compact। तो a क्या हो गया? compact। so finite dimensional है तो कोई भी closed unit sphere क्या होगा? compact होगा। now it's converse। कन्वर्सली क्या लेके चलना है? लेट ए बी अ क्लोज्ड यूनिट स्फीयर in X which is compact, which is compact, to prove X is finite dimensional। X is finite dimensional। मान लिया let if possible X क्या है? इनफाइनाइट डायमेंशनल। बेटा नॉर्म्ड स्पेस है,
लीनियर स्पेस है, इसका मतलब कोई ना कोई बेसिस जो है जो इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं. सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn of linearly independent vectors in X, right? Now for each k हमने एक स्पेस बनाई mk. mk is the space generated by linear space spanned by the vectors x1 x2 soon up to xk. xn में सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है, उसके पहले के एलिमेंट्स पकड़ के हमने एक स्पेस जनरेट कर दी. इसका मतलब ये हुआ कि mk जो है x1 x2 xk वेक्टर से जनरेट हो रही है. m1 अगर मैं m1 की बात करूं उसमें एक ही वेक्टर होगा, एक ही वेक्टर नहीं होगा. मतलब m1 का मतलब है स्पेस जनरेटेड बाय ओनली अ सिंगल वेक्टर x1. m2 मींस स्पेस जनरेटेड बाय द वेक्टर x1 एंड x2. इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब अल्फा x1 बीटा x2 इस तरह से एक स्पेस बन जाएगी. ठीक है, x1 x2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से अल्फा x1 बीटा x2 और ले लो अल्फा 1 x1 प्लस बीटा 1 x2, इस तरह से स्पेस जनरेट. ठीक है जी, क्लियरली हर एम के जो है वो फाइनाइट डायमेंशन है. क्यों फाइनाइट डायमेंशन क्यों है बेटा जी? क्योंकि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? So it implies each mk is a finite dimensional subspace of X, and every finite dimensional space is always closed. But every finite set is a closed set. In the same way, every finite dimensional space is a closed space. Also mk is contained is a subset of, definitely beta, mk is a subset of mk plus 1 और not equal to है, इसका प्रॉपर सबस्पेस. इसका मतलब ये हुआ mk is a proper subspace of mk plus 1. ठीक है, हम पीछे वाले क्वेश्चन से रीज लेमा से कंपेयर करें, y is a proper closed subspace of X, इस तरह से. ठीक है, तो क्या कहता है देन रीज लेमा, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देन बाय रीज लेमा देयर एग्जिस्ट वेक्टर yk, ठीक है जी, बिलोंग्स टू mk प्लस 1. वहां पे हम याद करें x नॉट बिलोंग्स टू x. ठीक है जी, सेम सच दैट उसकी लेंथ कितनी होगी 1 होगी, उसकी लेंथ 1 होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है नॉर्म, वहां पे क्या था x नॉट और y का डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे x माइनस की वेरिएशन किसकी, आपका फिक्स वेक्टर कौन सा है यहाँ पे y की, x कौन सा वो वेरी कर रहा है, उनके बीच का डिफरेंस था ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन. यहाँ हमने एप्सिलॉन को 1/2 ले लिया, तो यहाँ हमने ले लिया 1. दैट ये हमने रीज लेमा अप्लाई किया है इस थ्योरम में फॉर ऑल k बिलोंग्स टू, राइट? सो आपके पास आ गया कि एक वेक्टर yk था, उसकी लेंथ 1 है, और x माइनस yk का जो नॉर्म है बेटा वो 1/2 से ज्यादा है. अगर मैं इस, ये मेरा फिक्स्ड वेक्टर है, सपोज इफ फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, राइट? तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू अ बॉल, x डजंट बिलोंग्स टू अ बॉल. यही मतलब हुआ ना कि डिस्टेंस क्या है बेटा, ज्यादा. डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना जब ये, तो सर्कल से बाहर चलेंगे, रेडियस से बाहर चलेंगे. रेडियस जो है वो अंदर अंदर वाला होता है, बाहर वाला रेडियस बड़ा होता है सर्कल की. ये मेरा सर्कल है, तो मेरा ये जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है वो ये 1/2 से पॉइंट जो है मेरा वो बाहर चला गया, तभी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा ना 1/2. ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया. सो yk किस में आया, yk is contained in S. We didn't define S बेटा, हमने S ने define किया था closed unit sphere S. So it is defined as, it is a set of all those points whose value whose length is less than or equal to 1. तो equal to 1 है तो by definitely किस में आ गया, S में आ गया. और S क्या दिया है, कॉम्पैक्ट दिया है. S क्या दिया है, कॉम्पैक्ट दिया है. और हर कॉम्पैक्ट सेट की एक डेफिनेशन है क्या, एवरी कॉम्पैक्ट
if there is a sequence in a compact space, then it must have a convergent subsequence. So therefore yk must have convergent sub. But number one, what was number one? नंबर वन ये जो अभी आपने लिखा ये, बट नंबर वन क्या कहता है कि yk और yk प्लस वन का जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन 1/2. yk मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बेटा एग्जिस्ट करती है तो डिस्टेंस जो है, अब यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी. वन क्या कहता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1/2 है. इट मींस यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. अगर बेटा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता ना तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन में आना था लेस देन 1/2. तो विच इज अ therefore yk doesn't have any convergent subsequence. So therefore yk does not have any convergent subsequence. ठीक है जी. Which contradicts to the fact the definition of S being compact. Hence our supposition is wrong. हमारी supposition क्या हो गई? Wrong. Therefore X must be finite dimension. That's all.